आज हम लोग चर्चा 1 जनवरी 1923 में गठित स्वराज पार्टी की करेंगे। स्वराज पार्टी वैसे कम समय तक ही एक पार्टी के रूप में रही, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्य काफ़ी दूरगामी रहे। स्वराज दल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने 1920 के दशक में कांग्रेस के भीतर एक नई रणनीति अपनाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इसके बारे में जानने के पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानें कि कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को एक अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अगर हम इसकी बात करें तो हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं, बहुत पीछे नहीं, हम सन 1900 तक ले जाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1916 में भारत में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक होम रूल आंदोलन आयरलैंड की तर्ज पर चलाया जा रहा था। यह एक राजनैतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में स्वशासन हासिल करना था, अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के भीतर ही भारत के लिए अधिक स्वायत्तता हासिल करना था। इसी आंदोलन के दौरान जब यह आंदोलन चल रहा था, 20 अगस्त 1917 को जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। वहाँ का भारत सचिव जो मॉन्टेग्यू था, उसने एक घोषणा किया और इस घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा और अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह अगस्त में घोषणा की गई थी, इसलिए भारतीय इतिहास में इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें मॉन्टेग्यू द्वारा क्या कहा गया कि हम भारत में भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, अर्थात जो भारत का प्रशासन है उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय शामिल होंगे। और इसी घोषणा के बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर मॉन्टेग्यू ने एक भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे भारतीय इतिहास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही एक कानून बनाया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। इस नियम में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, अर्थात अब शासन व्यवस्था दो भागों में बांट दी गई, एक रक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में उनको रखा गया जो महत्वपूर्ण मामले थे, उसे अंग्रेजों ने अपने पास रखा, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण मामले थे उन्होंने उसे भारतीयों को सौंप दिया। जब भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा की गई, तो इस घोषणा के बाद एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चला रही थी, उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जिस उद्देश्य के लिए वह यह आंदोलन चला रही थी उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसके बाद अब कांग्रेस में दो गुट बन चुका था। एक गुट का मानना था कि अब जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया है, जो यह अधिनियम बना है, उसके आधार पर भारतीयों को चुनाव में भाग लेना चाहिए और चुनाव जीतकर हमें विधान परिषद के अंदर जाकर उन्हें संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करना चाहिए। वहीं पर कुछ का मानना था कि नहीं, जब तक हमें पूर्ण अधिकार न प्राप्त हो जाए हमें सड़क पर ही संघर्ष करना चाहिए। लेकिन इसी बात को लेकर कुछ लोग कांग्रेस से अलग हो गए, और जिसमें हम एक बड़ा नाम सुरेंद्र बनर्जी का ले सकते हैं। सुरेंद्र बनर्जी अलग हो गए और उन्होंने जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया, और भाग लेने के बाद उनके सहयोगी और वे चुनाव जीत कर भी गए। और ऐसे में अंग्रेजों ने लोगों से फूट डालने के लिए उन लोगों को बड़ा सम्मान भी दिया, और वहीं से कांग्रेस में अब ये दो गुट हो गया था। कुछ गुट का मानना था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया कार्य ठीक है, लेकिन वे लोग कांग्रेस का विरोध नहीं कर पाए और वह उसी में अभी भी मन महसूस कर रह रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, जिसे असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये आंदोलन बड़ी
तेजी से धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। लेकिन उसी समय एक घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक स्थान था चौरी चौरा, जहां पर हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और कई पुलिसकर्मी मारे गए। जब इस बात की जानकारी गांधी जी को हुई तो उस बात से वे काफ़ी दुखित हुए। उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, और इस आधार पे उन्होंने यह आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको स्थगित कर दिया। लेकिन जैसे ही स्थगन की सूचना अन्य बड़े नेताओं को मिली, वह इस बात से नाराज हो गए। उनका ये मानना था कि इस पूरे भारत में एक छोटी जगह अगर कोई घटना हो गई तो उसके आधार पर आंदोलन को वापस लेना ठीक नहीं है। लेकिन गांधी जी अपने जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात से कुछ कांग्रेस के बड़े नेता असंतुष्ट हो गए और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का मन बना लिया। अब इन असंतुष्ट नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक अलग पार्टी बनाने का निश्चय किया। ये जो नया गुट था जो अलग पार्टी बनाना चाहता था, उन्हें हम प्रो चेंजर के नाम से जानते, अर्थात वे परिवर्तन समर्थक थे। वे कहते थे हमें समय के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए और हमें चुनाव लड़कर अंदर जाकर सरकार का विरोध करना चाहिए था। और ये परिवर्तन गुट के जो नेता थे, वह 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में एक बैठक की और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, जिसे हम संक्षेप में स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नेताओं में हम विठल भाई पटेल, सेठ गोविंद दास, कृष्ण सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ तो स्वराज पार्टी ने अपने उद्देश्य और रणनीतियों का भी खुलासा किया। उसने अपने उद्देश्य और रणनीतियों को स्पष्ट किया कि सबसे पहला ही उनका उद्देश्य था कि हम स्वराज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने इस पार्टी को बनाया है और भारतीयों का एक अलग सा संविधान होना चाहिए। इसके लिए हम काम करेंगे और हम चुनाव में भाग लेंगे, और भाग ही नहीं लेंगे, जीत कर जब हम परिषद में जाएंगे तो वहाँ जाकर हम सरकार का, ब्रिटिश सरकार का असहयोग करेंगे। वहाँ पर हम रुकावट की नीति का पालन करेंगे। हम वहाँ पर जो अनुचित विधेयक है, बजट प्रस्ताव है, उसे हम पास नहीं होने देंगे। और जो गांधी जी द्वारा बताया गया रचनात्मक कार्य है, उन रचनात्मक कार्यों को भी हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा कांग्रेस पार्टी से किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं है। हम उसी के एक समर्थक के रूप में हम काम करना अपना आगे जारी रखेंगे। अब स्वराज पार्टी ने 1923 का जो विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें भाग ली और कुल 145 सीटों में से स्वराज पार्टी को 42 सीट पर जीत मिली। वहीं पर अगर बंगाल और मध्य प्रांत की बात करें तो वहाँ पर इससे पूर्ण बहुमत मिला। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी ने बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पर अगर सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में देखें तो मध्य प्रांत में एक महत्वपूर्ण कार्य भूमिका स्वराज पार्टी ने निभाई। अब 1923 का जब उन्होंने चुनाव जीता तो उनके नाम कई उपलब्धियां भी दर्ज हुई। वहाँ पर जाने पर जैसा उनका उद्देश्य था कि हम जाकर वहाँ पर अनुचित विधेयकों का विरोध करेंगे, तो सबसे पहले जब ब्रिटिश सरकार ने एक पब्लिक सेफ्टी बिल लाया तो उसे पास नहीं होने दिया स्वराज पार्टियों ने, क्योंकि इस पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत ब्रिटिश सरकार को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हो रही थी, तो उसने पास होने नहीं दिया। वहीं पर 1924 में एक मुड्डी मैन कमेटी गठित हुई थी, जिसमें भारत में सुधार की समीक्षा की गई थी। उस सिफारिश वह भारत के अनुकूल नहीं थी, इसलिए स्वराज पार्टी ने उसे लागू नहीं होने दिया।
वहीं पर जो स्वशासन की मांग थी उसे और मजबूती दिया। और अगर मैं एक उपलब्धि जो स्वराज पार्टी के नाम से अंतिम रूप से जुड़ी है वह है नेहरू रिपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो एक भारत सचिव बर्केनहेड था, उसने चुनौती दिया था कि अगर कोई भारतीय इस तरह का सर्वसम्मत रिपोर्ट तैयार कर दे जिसे सभी भारतीय स्वीकार कर लें तो हमें उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ था, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से इतिहास में जानी जाती है, जिसके आधार पर हम भारत में बाद में संविधान के निर्माण की बात को आगे बढ़ाएं। अब हम स्वराज पार्टी का जब आगे का इतिहास देखते हैं तो 1925 में हम देखते हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद स्वराज दल को बड़ा झटका लगता है। अब स्वराज दल में जो बड़े नेता थे उनके बीच में कुछ मतभेद थे, लेकिन चित्तरंजन दास के सामने वह दबे हुए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वे मतभेद उभर कर सामने आ गए। और अगर मैं बात करूं तो 1926 का जो चुनाव हुआ उसमें जो अपेक्षित सफलता मिलनी थी वह सफलता स्वराजियों को नहीं मिली। वहीं पर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जब पूरी जनता सड़कों पर उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी, उस समय स्वराजियों को कुछ समझ में नहीं आया। और वहीं पर अगर बात करें तो अब कांग्रेस के साथ इनकी दूरी भी इतनी बढ़ चुकी थी, अब धीरे धीरे यह पतन की तरफ अग्रसर हो गए और 1927 के बाद यह धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होते गए और यहाँ तक 30 तक जाते जाते स्वराज्यों का पूरी तरह से महत्व समाप्त हो गया और इसके कुछ नेता फिर बाद में पुनः आकर कांग्रेस में मिल गए। अब हम स्वराज्यों को एक सिरे से नकार नहीं सकते हैं, इनका कुछ भारतीय इतिहास में महत्व भी था। अगर हम इनके महत्व की बात करें तो एक तो ये था कि संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश शासन का कैसे विरोध किया जाए, ये पहली बार इन्होंने भारतीयों को सिखाया कि उन्हीं की माद में जाकर उनका विरोध किया जाए, अर्थात विधान परिषद में चुनाव जीतकर और जाकर वहीं पर उनका विरोध किया जाए। दूसरे अगर महत्व की बात करें तो जनता में जो स्वशासन और स्वतंत्रता की भावना थी उसको बढ़ाने का काम स्वराजियों ने किया। वहीं पर मैं अगर बात करूं मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता इसी स्वराज पार्टी से निकलकर बाहर आए। वहीं पर अगर देखें तो यह पार्टी कांग्रेस का विरोधी न होकर उसके सहायक के रूप में कार्य कर रही थी, अर्थात उसे बढ़ाने का ही प्रयास कर रही थी। इन सभी महत्वों के बाद भी हम देखते हैं कि इनकी कुछ सीमाएं निश्चित हो गई थी। अगर मैं इनकी सीमा की बात करूं तो इनका जो प्रभाव था वह केवल सीमित था, भारत के सभी क्षेत्रों पर इनका प्रभाव नहीं था, एक सीमित क्षेत्र में इनका प्रभाव था। अगर मैं बात करूं तो वह जो शहरी क्षेत्र था वहीं प्रभाव था और जो शिक्षित वर्ग था उसी में इनका प्रभाव था, आम जनमानस में इनका कोई प्रभाव नहीं था। और इन्होंने अपनी पार्टी को जन पार्टी नहीं बना पाए, अर्थात जनता को अपनी पार्टी से ये नहीं जोड़ पाए। अभी तक हमने चर्चा ये की कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसने क्या क्या किया। अगर हम इन सभी बातों को देखें, इनकी अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों सबको देखें तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्वराज दल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिसने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को तुरंत हासिल नहीं कर सका, लेकिन इसने स्वशासन की अवधारणा को और मजबूत किया और भारतीय नेताओं को विधायी मंचों पर ब्रिटिश नीतियों की कमजोरी को उजागर करने का अवसर दिया और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदर्शिता ने स्वराज दल को एक ऐतिहासिक महत्व भी प्रदान किया। तो इन सभी बातों के साथ हम कह सकते हैं कि आप अच्छे से बातों को समझे होंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।